हाय गाइस, वंस अगेन आपका एक बार फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। पिछली वीडियोस में अपन ने बात की थी टास्क टू जिसको बोलते हैं या पार्ट टू स्पीकिंग के। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पार्ट थ्री के बारे में। बेसिकली पार्ट थ्री में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अपने आंसर देते समय, क्या आपको माइंड में रखना चाहिए आपको आंसर देते समय, और क्या एक फॉर्मेट होना चाहिए एक आंसर का पार्ट थ्री के लिए। इसी पूरी वीडियोस में मैं आपको पूरा ओवरऑल डिस्कशन करेंगे अपन इसके ऊपर, क्वेश्चंस एंड आंसर के ऊपर। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले या पिछले वीडियोस में आपको बताया था पार्ट टू में, जहां पे आपको मैंने बताया था कि एजेंडा क्या रहेगा, क्या अपन डिस्कशन करने वाले, सेम फॉर्मेट अपन इसमें भी फॉलो करेंगे कि ओवरऑल एजेंडा क्या है आपका, ओवरऑल अपन किसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। इसको भी मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स में कंक्लूड करेंगे अपन इस वीडियो को। जस्ट पहला पॉइंट रहेगा अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। प्रिपेयर योर आंसर, जो भी आप आंसर प्रिपेयर करें किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या आपको पॉइंट्स उसमें मेंशन करने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स उसमें रिमूव करने चाहिए जो कि आप एक अच्छे बैंड स्कोर को अचीव कर सको। अच्छा सा बैंड स्कोर बेसिकली 6.5 से या 7 बैंड से आप उसको इजीली ग्रैब कर सकते हो। कौन कौन सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज कर सकते हो आंसर देते टाइम, फॉर स्पेशली फॉर पार्ट थ्री सेक्शन में। स्ट्रेटेजीज देखते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या है पार्ट थ्री के लिए। सबसे पहली है आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। मतलब क्या है आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस? आपका जो आंसर रहेगा एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको देना है, जिसके अंदर इट सजेस्ट यूजिंग, जस्ट 1 सेकेंड, जो कि सजेस्ट करेगा यूजिंग आपके एग्जेक्टिव, क्लॉज, कंजक्शंस टू क्रिएट द रेस्पॉन्स दैट आर बोथ डिटेल्स एंड कंप्लीट मैनर या कंप्लीट आंसर। आप एक ऐसा आंसर रिप्रेजेंट करेंगे आप एग्जामिनर को, जिसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे आप अपने क्लॉजेस का यूज करते हुए, कंजक्शंस का यूज करते हुए, एडजेक्टिव का यूज करते हुए। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप अपना आंसर या प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ या खुद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आंसर जब आप एनालाइज करेंगे खुद के स्पीकिंग फॉर पार्ट 3 में या पार्ट 2 में भी आप देखेंगे काफी टाइम से आपको इस टाइप के आंसर्स पे मोर फोकस करना है। क्लॉजेस, कंजक्शंस, एडजेक्टिव को यूज करते हुए आपको आंसर देना है। काफी टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा फैंसी वर्ड्स या इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को यूज करते वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनसे आप बचिए। आपको जितना आता है जस्ट अपने वे में आप उसको जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल वे में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक की हुई। पॉसिबिलिटीज है मिस्टेक्स होगी, बट हाँ जितना कम मिस्टेक्स हो उतना ज्यादा याद रखिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाय टाइम आप अपना एक टाइम लीजिए आंसर को प्रिपेयर करते टाइम। एक जस्ट आपसे एग्जामिनर ने पूछा, देन आप अपने माइंड में उसको एनालिस कीजिए, देन क्विकली आप उसका आंसर दीजिए। जस्ट आप क्वेश्चन लिसन करें उतने ही टाइम में आपको एक एनालिस कर लेना कि क्या मेरा आंसर रहेगा इसके रिगार्डिंग। बेसिकली फॉलो अप क्वेश्चन बोला जाता है पार्ट 3 को भी। तो जो आपने पार्ट 2 में बोला है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ओवरऑल आइडिया पहले से ही होगा। जस्ट उसको रिफ्रेश करके या थोड़ा सा इन डिटेल्ड मैनर में आपको उसको रिप्रेजेंट करना होगा। बाय टाइम मीन्स दिस इज अ स्ट्रेटजी टू अलाउ योरसेल्फ टू मोर टाइम टू थिंक बिफोर योर आंसरिंग द इंस्ट्रक्शंस नोट्स दैट टॉकिंग टाइम to make thing is acceptable regardless of the language in which the questions is asked। बेसिकली सिंपल सा है, जैसे अभी मैंने बताया एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चंस पूछा, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप क्या सोच रहे हो उस क्वेश्चंस के बारे में, देन यू कैन जस्ट गिव योर आंसर इन क्विकली मैनर या इन बेस सिंपल मैनर, सिंपल सा बोल सकते हैं। प्ले नेक्स्ट पॉइंट है जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पे क्लोज अटेंशन टू द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उससे केयरफुली सुनिए वो बोल क्या रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस फॉर्मेट में है, किस मतलब पास्ट में आपसे पूछ रहा है कि पास्ट का क्वेश्चन है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। ये पहले डिसाइड कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है, किस टेंस का क्वेश्चन है या कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये आप देखिए।
देन उसको अच्छे से सुनिए, देन आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करिए, दीजिए, एम्फेसाइज करिए आप अपने उस क्वेश्चन को जो उस एग्जामिनर ने आपसे पूछा है उसको रिफ्रेश करके आप अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर, जो आप आंसर देने वाले हैं तो उसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा रेंडमली, देन आप भी उसी का आंसर सेम मैनर में दे रहे हो, उसका जस्ट रिफ्रेश किया क्वेश्चन का, देन यू कैन स्टार्ट। जो भी आपको उतने में टाइम मिला वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव करने के लिए। लिखा भी है ना, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस एज इट माइट हैव मल्टीपल पार्ट एंड रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पॉन्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पॉन्स के लिए आपको ये स्टेप्स भी फॉलो करना रहेगा जो आप अपने हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, आंसर इन कंप्लीट मैनर में आपको देना है, देन अपना एक खुद का टाइम आपको यूटिलाइज करना है, कितना आपको टाइम मिल रहा है उस आंसर को देने में, एंड जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सुनना है, एनालिसिस करना है, देन आपको अच्छा आंसर रिप्रेजेंट करना है। यूज एडवांस ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल एडवांस ग्रामर का यहाँ पे मतलब क्या है, encourage the uses of complex grammatical structure such as passive voice and present perfect tense। ये 2 टाइप के आपको पैसिव वॉइस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आंसर अपने आंसर में या अपने रेस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट करना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर है आपको ये उसको लगे कि आपको एक अच्छा मतलब बोलेंगे कि पकड़ है या आपकी ग्रैब अच्छी है उस ग्रामर की फील्ड में। ओके, टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द रेस्पॉन्स, जो आपके आंसर की क्वालिटी है या जो रेस्पॉन्स है आपका उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा और आपके बैंड स्कोर को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। तो काफी ज्यादा रोल होता है। जब आप बैंड स्कोर का चार्ट देखेंगे वहां पे आपको 6, 7, 8, 9 बैंड में आप जब देखेंगे ग्रामेटिकल का क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या क्या उसमें पॉइंट्स मेंशन है वो आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल की क्या क्या आपको चाहिए होगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, बैंड लाइन के लिए कितना ग्रामेट आपको मिस्टेक्स करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीजें। फॉलो अप योर आंसर विद एग्जांपल, मींस जो आपने सेकंड पार्ट में आपने जो आंसर दिए है उसको उस आंसर को आप इस पार्ट में उसको एज एन एग्जांपल या एज अ फॉलो अप आंसर की तरफ से भी आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर जैसे कि मैंने लिखा भी है, रिकमेंड्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर विच कैन हेल्प क्लैरिटी एंड कंप्लीट द रेस्पॉन्स मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आंसर में एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशंस ऐड करेंगे तो एग्जामिनर को भी एक पूरा सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ इसने क्लियरली आंसर को रिप्रेजेंट किया है, मुझे अंडरस्टैंडेबल है ये पूरा आंसर, तो क्लियरली वो आपको विजुलाइज रहेगा कि आपने क्लियर फॉर्मेट में आंसर दिया है। देन मूव ऑन करते हैं सेकंड टाइप के। सेकंड पॉइंट क्या है अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली, जो पार्ट थर्ड के रहते हैं वो बेसिकली आपसे फ्यूचर टाइप की भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस जो रहते हैं। अगर वो एग्जामिनर को लगता है कि आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी आपसे मोर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस उसके रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, व्हेन एंड व्हाई। अगर आपसे उन्होंने व्हाई नहीं पूछा है तो आपको व्हाई भी ऐड करना रहेगा। व्हाई टाइम मैंने यहाँ पे लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहले एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूँ, बाय टाइम पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन, दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन poses by the examiner which serves two purpose. It show the comprehension of the question and give the respondent a moment to collect their thoughts. तो यहाँ पे जो 2 चीजें मैंने मेंशन की हैं वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन है वो एनालिसिस कर सकता है आपका एग्जामिनर। जो एग्जामिनर ने आपने से क्वेश्चन पूछा, आपने उसको रिफ्रेश किया अपने वर्ड्स में, देन आपको रेस्पॉन्ड करने का मोमेंट मिल जाता है, मतलब रेस्पॉन्ड करने का आपको टाइम मिल जाता है कि स्पेसिफिक आपको थॉट का, आपके जो थॉट्स है, आपके जो वर्ड्स है वो क्या है उस चीज के रिगार्डिंग या आइडियाज है वो आपको कलेक्ट करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। बाय टाइम का यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग अ पैराफ्रेजिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो यू आर आस्किंग मी अबाउट हाउ एजुकेशन विल चेंज इन द फ्यूचर। सेम एग्जामिनर ने आपसे पूछा हाउ एजुकेशन विल चेंज इन द फ्यूचर, तो आपने जैसे उसके एग्जाम में रिप्लाई में बोला, मतलब इस तरीके की आप रिप्लाई बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि सभी में आपको बोलना है, बट हाँ 1 to 2 क्वेश्चन में आप इसका यूज करके आप टाइम कलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपको थॉट्स याद नहीं आ रहे तो आपके पास एक टाइम मिल जाएगा
2 से 3 सेकंड का, तो आपके पास इजी हो जाएगा, आप कलेक्ट करके थॉट्स अपने या जो आइडियाज है आपको प्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो यू आर आस्किंग मी अबाउट हाउ एजुकेशन विल चेंज इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट योर आंसर। तो आपके पास एक प्रॉपरली टाइम मिल गया। ओके, देन मूव ऑन करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। थिंक हाउ टेक्नोलॉजी विल चेंज द सब्जेक्ट, द गाइडेंस suggest considering the role of technology in the future change of the subjects in question। आज के टाइम पे क्या है ना, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, कितनी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकी है, तो उस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वेल डेवलप कर सकते हो। किसी एक ऑब्जेक्ट जो अपना लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चंस का, उसको आप एज एन फर्स्ट यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली रिफ्रेजिंग भी है इसका मतलब। यहाँ पे अपन एग्जामिनेशन से समझते, एग्जाम्पल से समझते थे क्या एग्जैक्टली कहने का मतलब है। The continuations of the example explore the impacts of technology on education field. Well, I suppose there will be the better technology available to teacher. For example, more teachers will conduct lessons over the internet as connections get faster. तो अपन ने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल में जो स्टार्ट हुआ था, वेल आई सपोज यहाँ पे भी उनको टाइम मिलेगा कलेक्ट करने के लिए। देयर विल बी द बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू टीचर, अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है टीचर्स के लिए। ये एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। देन आपने एक एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मोर टीचर्स विल कंडक्ट लेसन ओवर द इंटरनेट एज कनेक्शंस गेट बेटर। कनेक्शंस बेटर करने के लिए उन्होंने बोला कि लेसन्स कंडक्ट किए जाते हैं ऑनलाइन, जिससे कनेक्शंस बेटर होता है। आपने एग्जांपल ऐड कर दिया, आपने एक सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट किया, देन आपने अपना खुद का एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है या आइडियल एग्जांपल, जिसको भी बोल सकते हो, अनरियल एग्जांपल भी, जो भी आपके उस टाइम पे थॉट में आए, तो आप उसको एज एन एग्जांपल आप यूज करिए। तो आपके जो आंसर रहेंगे वो आपके काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे एग्जामिनर को एनालिसिस करने में कि आपका बैंड स्कोर कितना है। These instructions are aimed at helping test taker. Basically मैंने लिखा है to interviewers articulate thoughtful, relevant and extend answer about future predictions, a comma task in common task in advanced language proficiency assessment and discussion। ये points थे जिस पे अपने डिस्कशन किया है। इस तरीके से आप अपने पॉइंट जो अपने आंसर्स रहते हैं पार्ट 3 के, आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जहाँ उनको प्रॉब्लम आती है पार्ट 3 में। वहाँ पे जब एग्जामिनर आपसे पूछता जाता है, बेसिकली बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन पूछे, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट में पूछे जाते हैं। उस टाइप से एग्जामिनर आपसे पूछता है। जस्ट उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, देन आपने उसका आंसर दिया, देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपने तुरंत उसका आंसर दिया, तो आपको टाइम नहीं मिलता है आपको आंसर किस तरीके से देना है। आपको एग्जामिनर पॉज भी करेगा, आपको एग्जामिनर पॉज भी नहीं करेगा, आप फंबल भी करेंगे, मिस्टेक्स भी करेंगे पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 आपका बेसिकली जज करता है कि आप बैंड 9 पर है, बैंड 8 पर है कि बैंड 7 पर है। आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट काफी अच्छा है, 7 बैंड स्कोर मिलता है। पार्ट 3 में भी नॉमिनल डिस्कशन करते तो ओवरऑल आपका 7 के आसपास रहेगा, बट आप टारगेट कर रहे हैं 8-9 का, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पार्ट 3 भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना रहेगा। तो उसके लिए आपको कुछ टाइम, जस्ट आपको इन टिप्स जो बेसिकली मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं आपको, नॉट अ टिप्स, ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, आपको फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने एग्जाम्पल को इम्प्रूव करना है, आपके अपने आंसर को इम्प्रूव करना है, एक्सटेंड करना है, किस तरीके से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो एक शीट्स और सिंपल फॉर्मेट में, जिसको वो एक परफेक्ट आंसर लगे, एक नेचुरल आंसर लगे, ना कि अननेचुरल आंसर लगे एग्जामिनर को। क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम एग्जामिनर देखते हैं कि कोई आप टेम्पलेट यूज़ तो नहीं कर रहे हैं आंसर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स जस्ट याद करके आ जाते हैं कुछ टेम्पलेट्स आंसर की, देन वो अपने आंसर के टाइम पे देते टाइम उसका यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, उनका बैंड स्कोर कम आता है। तो इन सारी निगेटिव थॉट से बचने के लिए आपको जस्ट कुछ नहीं, अपनी स्ट्रेटेजीज पे फॉलो कीजिए, अपने प्रैक्टिस पे फॉलो की, अपने प्रैक्टिस पे कमांड कीजिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए अपने पार्ट 3 के लिए, और जो मैंने टिप्स बताई उनको आप जस्ट फॉलो करिए, इंप्रूव करिए अपने स्पीकिंग सेक्शंस के लिए। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक अच्छा बैंड स्कोर ला सकते हैं। मिनिमम मैं बोलूँगा आप इस फॉलो करेंगे तो 6.5, और इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो 7-7.5 तक आप इजीली अचीव कर सकते हो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। ओके, और कोई डाउट आता है स्पीकिंग पार्ट 3 के लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस, और मैं आपको एग्जांपल चाहिए हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रियल एग्जांपल सैंपल्स आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे पूरे टास्क 3 से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किस टाइप के अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या आने के चांसेस रहते हैं, क्या क्या आपको आने वाले टाइम पे
किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आइल्स के एग्जामिनेशन से, वो भी मैं आपको पूरा गाइड पूरा पीडीएफ में फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि वो आपको जो आपको मैं पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा उसमें आपके रियल आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो अब तक आइल्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करिए क्योंकि उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। ओके, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।